सिप्रस के इस होटल में मोसाद का ये एजेंट अपने इन्फॉर्मर के साथ मीटिंग करके बाहर निकल ही रहा था कि तभी उसके पीछे एक गाड़ी रुकती है और वो गाड़ी की आवाज सुन पीछे मुड़ता है कि तभी एक आदमी उसके मुंह पे काला कपड़ा डाल देता है और वो एजेंट हाथ पैर झटपटाता है। तभी दूसरा आदमी उसकी गर्दन में एक जोर से इंजेक्शन चुभा देता है। वो एजेंट तुरंत ही बेसुध होना शुरू हो जाता है और वो लोग उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर वहां से फुर्र हो जाते हैं। अवीव और उसकी टीम आज रोम पहुंच गई थी और दो एजेंट ज्वेटर के अपार्टमेंट के सामने कमरा किराए पर ले लेते हैं और उसकी दिनचर्या को नापना शुरू कर देते हैं। ज्वेटर 38 साल का कुंवारा था और दिखने में काफी दुबला पतला था और हमेशा चश्मा लगा के रखता था। वो पीएलओ के फाउंडर अराफत का काफी करीबी और इसके परिवार के लोग काफी पढ़े लिखे थे और इसी कारण पढ़ाई लिखाई इसे विरासत में मिली थी। इसने 1001 नाइट्स को भी ट्रांसलेट किया था और इटली में लाइब्रेरी एम्बेसी में ट्रांसलेटर का काम कर रहा था। ज्वेटर वायलेंस और आतंकवाद से खूब नफरत करता था। इसके हर आर्टिकल में इजराइल के खिलाफ नफरत तो दिखती ही थी, लेकिन इसने हमेशा डायलॉग और डिप्लोमेसी को ही प्रायोरिटी दी। एक दिन ज्वेटर अपने ऑस्ट्रेलियन दोस्त के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था और ज्वेटर का दोस्त अपने इस विद्वान दोस्त की शायरियों को ध्यान से सुन रहा था। ज्वेटर के दोस्तों में उसकी छवि एक शांत किस्म के इंटेलेक्चुअल बंदे की थी। उस दिन खाना खत्म कर अपने ऑस्ट्रेलियन दोस्त को अलविदा कहकर ज्वेटर पैदल ही अपने अपार्टमेंट की तरफ चलना शुरू कर देता है। ज्वेटर, जिसने ग्रे कलर की डेनिम और पजामा पहना हुआ था, वो जैसे ही अपने अपार्टमेंट की तरफ मुड़ता है तो दो कपल अंधेरे से निकलकर उसके सामने चलना शुरू कर देते हैं, जो दरअसल एक इशारा था मोसाद टीम के लिए कि टारगेट करीब आ रहा है। ज्वेटर अब अपनी सोसाइटी के मेन गेट के पास पहुंच गया था और तभी उस कपल को रोड के दूसरी तरफ से एक लड़की जोर से ही बोलती है और वो कपल उस लड़की की तरफ मुड़ जाता है। ये भी एक इशारा था कि बी रेडी फॉर द हिट। ज्वेटर अब गेट से अंदर घुस अपने अपार्टमेंट में जाने के लिए इस शांत और अंधेरी पार्किंग में एलिवेटर के पास पहुंच लिफ्ट को खोलने के लिए बटन दबाता है। तभी उसके पीछे से आवाज आती है, आपका नाम ज़ेल ज्वेटर है ना? ज्वेटर पीछे मुड़ता है तो उसे दो आदमियों की परछाई अंधेरे में से उभरती नजर आती है। ये पढ़ा लिखा शांत किस्म का टेररिज्म से नफरत करने वाला बंदा और कोई नहीं, पीएलओ का इटली में हेड था। इसके ऑस्ट्रेलियन दोस्त को अंदाजा भी नहीं था कि इसके दोस्त को मासूम लोगों की जान लेकर अच्छी नींद आती है। अभी ताजा ही ज्वेटर ने इजराइल की नेशनल एयरलाइन एल अल में बॉम्ब ब्लास्ट करवाया था और इजरायली खिलाड़ियों को मारने में भी इसका हाथ था। वो दोनों ज्वेटर के जवाब का इंतजार नहीं करते और अपनी पिस्तौल से उसको पहले छाती में और फिर सर पर गोलियां मार पूरी मैगजीन खाली कर देते हैं और तुरंत वहां से ऐसे गायब हो जाते हैं कि इटालियन पुलिस कभी इनके करीब भी नहीं पहुंच पाई। ये जो दो आदमी थे, इनमें से एक का नाम अवीव था। आखिर इस अवीव नाम के एक्स कमांडो को मोसाद ने कैसे मना लिया? बात है जब जर्मन एथलीट्स को अपनी आंखों के सामने मारता हुआ देख मोसाद चीफ इजराइल वापस आने के बाद अचानक प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर के घर आधी रात को पहुंच जाते हैं तो जेरूसलेम के इस आलीशान बंगलो के बेसमेंट में स्थित इस कमरे में इजराइल के प्रधानमंत्री के साथ उनके 4 मेहमान बैठे थे। म्यूनिक कांड को 2 हफ्ते हो चले थे, लेकिन आज भी सभी उसी बात पे शोक मना रहे थे। इस कमरे की शांति को भंग करते हुए एक मेहमान कहता है, अब पीएलओ पे एयर स्ट्राइक से कुछ नहीं होगा। मैं चाहता हूँ पूरी की पूरी पीएलओ की ही कमर तोड़ दी जाए। ये कोई और नहीं, मोसाद चीफ जवी जमीर के ही शब्द थे और बाकी 3 मेहमानों में से एक तो मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ थे और दूसरा एरियल शारन, इजराइल के होने वाले प्रधानमंत्री थे।
इस हाई लेवल अत्यंत कॉन्फिडेंशियल मीटिंग में ये तीसरा मेहमान ना तो कोई पॉलिटिशियन था और ना ही कोई मिलिट्री कमांडर। फिर भी प्रधानमंत्री इसको अपने हाथ से चाय परोसती हैं। इधर पीएलओ की कमर तोड़ने की बात कहकर जमीर गोल्डा मेयर के सामने एक फाइल रख देते हैं और सभी को अपना प्लान समझाने लगते हैं। अब मीटिंग खत्म होने को आई और सभी इस 25 साल के एक्स कमांडो की तरफ देखने लगते हैं और तभी गोल्डा मेयर कहती है, दुनिया के इतिहास में ऐसा किसी ने नहीं किया है और मैं पर्सनली चाहती हूँ जिस तरह तुम्हारे पिता की बहादुरी पूरा इजराइल जानता है, उसी तरह ये हमारा अत्यंत रिस्की ऑपरेशन तुम लीड करो और अपने हाथों से इन जानवरों को इनके किए की सजा दो। कुछ पल सबके चेहरों की तरफ देखने के बाद ये कमांडो हाँ में सिर हिला देता है और इसी क्षण से मोसाद को एक खूंखार ऑपरेटिव मिल गया था। इस कमांडो का नाम ज़ुयाल अवीव था, जो आईडीएफ में मेजर रह चुका था और जमीर की नजर इस पर ट्रेनिंग के दिनों से ही थी। यहाँ तक कि इसकी पासिंग परेड में भी जमीर ने इसे अपने हाथों से रैंक दिया था और ये 6 डे वॉर में सर्व कर चुका था और फिलहाल आईडीएफ की रिजर्व्स में था। इस मीटिंग में ऑपरेशन की कई सारी डिटेल्स शेयर नहीं करी जाती, बल्कि अवीव को एक टास्क दिया जाता है खुद की क्षमता को प्रूव करने के लिए और उसी के तहत अवीव स्विट्जरलैंड जाता है और स्विस बैंक में 2 खाते खुलवाता है, एक जिसमें उसकी मंथली सैलरी आएगी और दूसरा जिसमें ऑपरेशंस के लिए सारी फंडिंग की जानी थी। अवीव के टेल अवीव वापस आते ही उसे एक सीक्रेट लोकेशन पर ले जाया जाता है, जहां उसे उसके केस ऑफिसर और केडॉन के हेड माइक हरारी से मिलवाया जाता है। यहाँ हरारी अवीव को ऑपरेशन राथ ऑफ गॉड की पूरी डिटेल समझाते हैं और सबसे मेन बात बताते हैं कि तुम्हारा मिशन एकदम साफ सुथरा है। जब तक तुम्हें टारगेट 100% कंफर्म नहीं हो जाता, तुम प्रोसीड नहीं करोगे। सिर्फ टारगेट, इसके अलावा किसी भी सिविलियन की जान नहीं जानी चाहिए, चाहे वो उसके करीबी ही क्यों ना हो। इसके बाद अवीव और उसकी टीम की 3 महीने मोसाद एकेडमी में मिशन स्पेसिफिक ट्रेनिंग चलती है और फिर अवीव अपनी टीम के साथ यूरोप के लिए रवाना हो जाता है। अवीव और उसकी टीम को फ्रांस में आए 2 हफ्ते हो चले थे। यहाँ फ्रांस में हमशैरी नाम का एक आदमी अपनी वाइफ और बेटी के साथ पेरिस में रहता था। फ्रांस में पीएलओ का हेड हमशैरी ही था। जब इजराइल के एक्सपीएम बेन गुरियन डेनमार्क स्टेट विजिट के लिए गए तो उन्हें मरवाने की साजिश हमशैरी ने ही रची थी, जिसके बाद टेल अवीव से ज्यूरिख जा रही स्विस एयर की फ्लाइट में हमशैरी ने ब्लास्ट करवाया था, जिससे फ्लाइट में बैठे क्रू से लेकर पैसेंजर एक भी जिंदा नहीं बच पाए थे। और उसके बाद सबसे बड़ा कांड उन 11 खिलाड़ियों की हत्या में सहयोग देने का था। इन्हीं सब पापों ने मिलकर हमशैरी को मोसाद की हिट लिस्ट में डलवाया था, लेकिन मोसाद के लिए चीजें इस बार आसान नहीं थी, क्योंकि अवीव की टीम को साफ कहा गया था कि हमशैरी की वाइफ और बेटी को खरोंच भी नहीं आनी चाहिए। ये सुनने में जितना सीधा था, करने में उतना ही पेचीदा था। मोसाद एजेंट्स अलग अलग प्लान बनाने लगते हैं। कोई कहता है कि उसको नहाते वक्त गोली मार देते हैं, कोई कहता है उसकी पानी की टंकी में जहर मिला देते हैं, लेकिन खूब ढूंढने के बाद अवीव की टीम डिसाइड करती है टेलीफोन ब्लास्ट का, क्योंकि 2 हफ्ते भर की सर्वेलेंस में मोसाद एजेंट्स ने नोटिस किया कि हमशैरी की वाइफ और बेटी रोज 8 बजे कहीं जाती हैं और फिर हमशैरी 8:30 बजे पीएलओ के आतंकवादियों को फोन करता है और इससे मोसाद समझ गई कि हमशैरी का घर एक एडवांस्ड बेस भी है, जो ब्लैक सितंबर के कमांडोज के कम्युनिकेशन और आर्म्स एम्युनिशन को संभालता है। टेलीफोन बॉम्ब की खबर टेल अवीव में मोसाद चीफ जवी जमीर को भेजी जाती है। वो मोसाद के साइंटिस्ट रिसर्च डिपार्टमेंट को एक स्पेशल बॉम्ब बनाने को कहता है। इधर अवीव की टीम के सामने एक और समस्या थी कि बॉम्ब सिर्फ हमशैरी के फोन उठाने पर ही ब्लास्ट हो और फिर इसका सल्यूशन निकाला जाता है। ब्लास्ट को हमशैरी की आवाज सुनने के बाद मैन्युअली ब्लास्ट करवाया जाएगा।
इसके बाद एक एजेंट इटालियन पत्रकार बनके हमशारी से एक कैफे में मिलता है और उसका इंटरव्यू लेता है। और अब मोसाद के एजेंट ने हमशारी की आवाज भी सुन ली थी। उधर इजराइल में साइंटिस्ट्स ने वो स्पेशल बॉम्ब भी तैयार कर लिया था और फिर अवीव की टीम सही मौका देख उसके घर में लगे टेलीफोन के साथ इस नैनो बॉम्ब को चिपका देती है। और फिर अगले दिन इस जमा देने वाली ठंड में मोसाद के एजेंट्स पोजीशन ले लेते हैं। 2 एजेंट्स हमशारी के घर के सामने एक वैन में बैठे होते हैं। 2 एजेंट उसके घर के सामने वाली बिल्डिंग की खिड़की से देख रहे होते हैं और एक एजेंट फोन बूथ पे हमशारी को फोन करने के लिए तैयार रहता है। सब कुछ अपनी जगह पे है और अवीव की टीम पूरी चौकन्नी होकर हमशारी की वाइफ और बेटी के बाहर निकलने का वेट करने लगती है। 7 से अब 8 बज जाते हैं और सारे एजेंट्स एक्टिव हो जाते हैं। किसी भी वक्त वो बाहर आने वाले थे। इंतजार करते करते 7:15 हो गए थे और अभी तक कोई बाहर नहीं आया था। यहाँ अवीव को चिंता होने लगी क्योंकि पिछले 2 हफ्ते में ऐसा कभी नहीं हुआ, चाहे दिन कोई भी हो। इधर मोसाद एजेंट्स की चिंता लगातार बढ़ती ही चली जा रही थी कि कहीं हमशारी को पता तो नहीं चल गया। इन्हीं सब ख्यालों में उलझे एजेंट्स को अचानक 8:30 बजे गेट खुलता दिखता है और हमशारी की वाइफ और बेटी बाहर निकलती दिखती हैं। उनके थोड़ा दूर जाते ही हमशारी के लैंडलाइन पे घंटी बजती है। हमशारी जो अभी नहा के निकला था और उसने टॉवल लपेटा हुआ था, वो अपने गीले बालों पे हाथ फेरता हुआ टेलीफोन उठाता है और हमशारी की आवाज सुनते ही फोन बूथ में खड़ा एजेंट वैन में बॉम्ब का बटन लेके बैठे एजेंट को सिग्नल दे देता है और वो तुरंत बॉम्ब डेटोनेट कर देता है। बॉम्ब तो फट जाता है लेकिन आवाज बिल्कुल ही ना के बराबर आती है, बस हल्के से उसके घर के शीशे में तरेड़ आती है। इतने में हमशारी की वाइफ और बेटी वापस लौट जाती हैं। अब अवीव की टीम अंदर जाके कुछ कंफर्म भी नहीं कर सकती थी। अगले दिन पता चलता है कि हमशारी मरा ही नहीं, बस वो जख्मी हुआ। क्योंकि बाकी किसी को खतरा ना हो इसलिए मोसाद ने इतना हल्का बॉम्ब बनाया कि वो पूरी तरह से डैमेज नहीं कर पाया था। कुछ महीने हॉस्पिटल में रहने के बाद हमशारी दम तोड़ देता है, लेकिन इस बार मोसाद के लिए सब कुछ आसान नहीं रहता क्योंकि पीएलओ भी अब बदला लेना शुरू कर देती है और इसी बदले के आग में उसने बैंकॉक में इजरायली एम्बेसी पे अटैक किया और वो वहां भी नहीं रुके। इस बार उन्होंने सिप्रस में किडनैप किए मोसाद एजेंट को भी मार डाला। लेकिन अवीव कैसे इन आतंकियों की लोकेशन इतनी सटीकता से पता कर लेता था, तो इसका जवाब हमें मिलेगा ज़्वेटर के मरने से कुछ महीने पहले। इस चमचमाती हुई धूप में लोग अपने घरों से काम पर जाने के लिए निकल चुके थे। बच्चे स्कूल पहुंच गए थे और आज पेरिस टूरिस्ट की भी भीड़ से लदा पड़ा था। इसी पेरिस की बिजी सड़क पर बिजनेसमैन का फेवरेट आलीशान होटल ला मेरिडियन था। इस होटल के कैफेटेरिया में एक अरबियों जैसा दिखने वाला आदमी सूट बूट पहनकर बैठा हुआ था। उसके सामने रखी टेबल पर उसके कमरे की चाबी पड़ी थी और वो हरे रंग के कागज पर छपने वाला अखबार पढ़ रहा था। उसके सामने वाली टेबल पर एक और अरबी बिजनेसमैन का ग्रुप खाना खा रहा था और उन्हीं में से एक आदमी इस अकेले बैठे आदमी से अखबार की एक खबर के बारे में पूछता है और उसके बाद वो आदमी अपना अखबार उसको दे देता है। ये अखबार मिडिल ईस्ट के हर बंदे का फेवरेट था और अखबार के बहाने इस आदमी ने उस ग्रुप के लोगों से बातचीत शुरू कर दी थी और वो इसे अपने साथ खाना खाने को भी कहते हैं, लेकिन ये बड़े प्यार से बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है। ये आदमी, ये अखबार और ये चाबी वहाँ कोई संयोग से नहीं आए थे। ये मोसाद का एक एजेंट था जिसका कोड नेम है हिल्मी और जो उस ग्रुप में बैठे पीएलओ के एक इम्पोर्टेंट आदमी यासीन को अपना मोहरा बनाने आया था। इसी मोसाद ऑफिसर का मानना है कि मान लो तुम कभी लिफ्ट में घुसे और तुरंत एक और आदमी तुम्हारे पीछे पीछे लिफ्ट में घुस जाता है तो तुम्हें जरूर शक होगा, लेकिन अगर वही आदमी पहले से लिफ्ट में हो और तुम फिर लिफ्ट में घुसो तो तुम्हें हल्का भी शक नहीं होगा। और उसकी उसी आइडियोलॉजी के कारण आज ये इस कैफेटेरिया में अपने शिकार के लिए पहले से तैयार होकर बैठा था।
चाबी से यासीन को लगेगा ये भी मेरी तरह गेस्ट है और वो अखबार इन दोनों के बीच का एक कॉमन बात करने का साधन बन पाया। लेकिन मोसाद के ये जंक्शन ऑफिसर खुद को बात करने के लिए उतावला भी नहीं दिखाना चाहते थे। तो वो चाहता था कि यासीन को हमेशा ये लगे कि उसने हिल्मी से बात करनी शुरू की थी। तो आज यासीन की अटेंशन अपनी तरफ खींचने में हिल्मी कामयाब रहा था और अगले दिन फिर उस फिलिस्तीनी ग्रुप ने हिल्मी से बातें की और उसके बारे में और बातें जानी कि वो एक इजिप्शियन बिजनेसमैन है। 2 दिन बाद हिल्मी आज भी अखबार पढ़ रहा था, लेकिन आज यासीन के साथ ही खाना खाने नहीं आए थे और हिल्मी को देख उसे एक अपनापन सा लगा और वो हिल्मी के पास बैठकर उससे बातें शुरू कर देता है। हिल्मी उसे कहता है, मेरा फ्रांस और मिडिल ईस्ट के बीच इंपोर्ट एक्सपोर्ट का धंधा है और यासीन को अंदाजा हो गया था कि ये एक अमीर आदमी है और यासीन हिल्मी से बाहर एक रेस्टोरेंट में डिनर पर फिर से मिलने के लिए कहता है। अब हिल्मी और यासीन की दोस्ती बननी शुरू हो गई थी और फिर वो कई बार मिलने लगे। इधर हिल्मी ने यासीन के कैरेक्टर को परखना शुरू कर दिया था और उसने यही समझा कि यासीन को अपने सोशल स्टेटस से बहुत प्यार है और अपनी जेब भरने से भी, और साथ साथ वो एक काफी बदतमीज पति भी है। कुल मिला के यासीन एक नीच किस्म का आदमी था जो आसानी से बिक सकता था और यहीं से फिर हिल्मी अपना चारा फेंकता है। कई बार मिलने के बाद एक दिन हिल्मी यासीन से कहता है, मेरा एक दोस्त है जो पेरिस में ईरान की एम्बेसी में काम करता है और मैंने अपनी इस दोस्ती के कारण बहुत पैसे बनाए और अब ये सुन यासीन का लालच फूटने लगता है और वो हिल्मी से जिद करने लगता है कि मुझे भी उससे मिलवा दो। हिल्मी उसकी इस बात को कुछ खास भाव नहीं देता। यासीन हिल्मी से हर बार मिलाने की जिद करता है और हिल्मी हर बार ही मना कर देता है। महीनों तक तरसाने के बाद आखिर हिल्मी मान जाता है और ईरानियन एम्बेसी वाले अपने दोस्त को यासीन से मिलवा देता है, जो असली में एक और मोसाद जंक्शन ऑफिसर था। ये बंदा यासीन को पैसे कमाने के इतने तगड़े तगड़े फ्यूचर प्लान्स बताता है कि यासीन इसकी हर बात मानने को तैयार हो जाता है। फिर ये बंदा कहता है कि ईरान वाले जानना चाहते हैं कि पीएलओ इजराइल को तबाह करने के लिए ढंग से काम तो कर रहा है ना। हम इजराइल का वजूद कैसे भी मिटाना चाहते हैं, लेकिन पीएलओ कुछ ढंग से काम नहीं कर रही है शायद। अगर तुम पीएलओ की जानकारी हमें देने लगो तो हम तुम्हें खूब पैसा देंगे, साथ ही इजराइल को खत्म करने में तुम्हारा अहम रोल भी रहेगा। अब यासीन को एक तो लालच दिखा, दूसरा उसे इसमें कोई गद्दारी नहीं दिखी, क्योंकि उसके हिसाब से ये तो इजराइल के सबसे तगड़े दुश्मन की मदद कर रहा था। और इस तरह से यासीन मोसाद का मोहरा बन गया और मोसाद को एक इंफॉर्मेशन फाउंटेन मिल गया। यासीन को हर किसी की छोटी छोटी मूवमेंट्स पता चलती रहती थी, क्योंकि सब बड़े पीएलओ के लीडर्स की टिकट बुकिंग, होटल बुकिंग और यहाँ तक की मीटिंग्स भी फिक्स यासीन ही करवाता था। अब यासीन की इंफॉर्मेशन पर मोसाद ने खूब पीएलओ की कमर तोड़नी शुरू कर दी और अवीव ने ईरानियन बन यासीन को तो मोहरा बना ही लिया था और यहाँ से वो अपनी टीम के साथ तैयारियों में जुट जाता है ब्लैक सितंबर के हेड सलामेह को दुनिया से गायब करने के लिए। जय हिंद।